नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो भारत के लाखों कॉलेज छात्रों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जी। हमारे पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का एक ताज़ा गजट नोटिफिकेशन है। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। और देखिए, ये सिर्फ एक और सर्कुलर नहीं है। ये भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में समानता को लेकर और भेदभाव को लेकर अब तक के शायद सबसे मजबूत और सबसे विस्तृत नियमों का एक सेट है। इसका जो असली मकसद है वो कैंपस के माहौल को जड़ से बदलना है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं नियमों की एक एक परत खोलेंगे। ये नियम क्यों लाए गए, इनमें क्या खास हैं, और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये जमीन पर वाकई कोई बदलाव ला पाएंगे? चलिए, सबसे पहले इसके मकसद से ही शुरू करते हैं। यूजीसी ने साफ साफ कहा है कि इसका मुख्य निशाना है अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जरूरत आज भी क्यों है। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि शहरों में, बड़े कॉलेजों में ये बातें अब पुरानी हो गई हैं। सही बात है। लेकिन कई स्टडीज और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भेदभाव के तरीके बदल गए हैं, पर भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। ये अब ज्यादा सूक्ष्म हो गया है, ज्यादा छिपा हुआ है। जैसे हॉस्टल रूम के बंटवारे में, या प्रैक्टिकल लैब्स में ग्रुप बनाने में, या फिर किसी छात्र के बोलने के लहजे पर मजाक उड़ाने में। ये रेगुलेशन उसी छिपे हुए भेदभाव पर चोट करने की एक कोशिश है। अच्छा, ये सिर्फ उस भेदभाव की बात नहीं कर रहा जो एकदम सामने दिखता है। और इसका दायरा भी शायद सिर्फ जाति तक सीमित नहीं रखा गया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। ये नियम धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी तरह की दिव्यांगता, हर तरह के भेदभाव को अपने दायरे में लेता है। पर इसमें दो समूहों पर खास जोर दिया गया है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। एक है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के छात्र, और दूसरे हैं दिव्यांग छात्र और कर्मचारी। ये दिखाता है कि यूजीसी समानता को सिर्फ जाति के चश्मे से नहीं देख रहा, बल्कि एक बहुत व्यापक नजरिए से देख रहा है। ठीक है, तो मकसद और दायरा तो बहुत बड़ा और साफ है, लेकिन ऐसे बड़े विचारों को जमीन पर उतारना वो हमेशा सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इन नियमों को लागू करने के लिए क्या कोई ढांचा तैयार किया गया है? हाँ, और ये इस रेगुलेशन का सबसे मजबूत हिस्सा है। इसमें एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, और इसकी पहली कड़ी है हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक समान अवसर केंद्र की स्थापना। समान अवसर केंद्र मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर? जी। तो ये सेंटर क्या सिर्फ एक शिकायत पेटी की तरह काम करेगा जहां लोग बस अपनी शिकायतें डाल सकें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर सोच में बदलाव है। ये एक रिएक्टिव सिस्टम नहीं है, जो शिकायत आने पर काम करे। ये एक प्रोएक्टिव, एक सक्रिय सपोर्ट सिस्टम है। अच्छा। इसका काम सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं है, बल्कि वंचित वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों की मदद करना भी है। चाहे वो स्कॉलरशिप की जानकारी हो, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत हो, या फिर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई सलाह हो। मकसद ये है कि उन्हें सिस्टम में किसी भी तरह से अकेला महसूस न होने दिया जाए। ये तो एक बहुत बड़ा काम है। इस सेंटर को चलाएगा कौन? क्या ये सिर्फ प्रशासन के हाथ में ही होगा? नहीं, इस सेंटर के संचालन के लिए एक समता समिति एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। और इस समिति की बनावट बहुत दिलचस्प है। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि इसमें सिर्फ प्रशासन के लोग ना हो। अच्छा, तो इसमें कौन कौन होगा? इसमें 4 तरह के लोग होंगे। शिक्षक होंगे जो एकेडमिक माहौल को समझते हैं। ठीक है। प्रशासनिक कर्मचारी होंगे जो सिस्टम के काम करने का तरीका जानते हैं। छात्र होंगे जिनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और चौथा सदस्य, जो मेरे हिसाब से सबसे क्रांतिकारी कदम है, वो है नागरिक समाज का एक प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी का कोई सदस्य। एक बाहरी सदस्य। हाँ। यूनिवर्सिटी के अंदरूनी मामले में। ये तो वाकई दिलचस्प है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली, पारदर्शिता। एक बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी से ये सुनिश्चित होता है कि कमेटी की कार्रवाई सिर्फ कॉलेज की 4 दीवारी में दबके ना रह जाए। और दूसरी वजह है एक निष्पक्ष नजरिया। कई बार संस्थान के अंदर के लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं या मामले को दबाने की। एक बाहरी सदस्य जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो कठोर सवाल पूछ सकता है। सही बात है। वो चीजों को एक सामाजिक नजरिए से देख सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। क्या इससे टकराव नहीं बढ़ेगा?
हो सकता है वो बाहरी सदस्य अकादमिक दुनिया की जो जटिलताएं हैं उनको ना समझे। ये एक जायज चिंता है और यहीं पर चुनौती है सही व्यक्ति का चुनाव करना। एक ऐसा व्यक्ति जो संवेदनशील हो, जिसे सामाजिक मुद्दों की समझ हो, लेकिन जो किसी एजेंडे के साथ ना आए। अगर सही व्यक्ति चुना गया तो ये समिति की आत्मा बन सकता है, और अगर गलत व्यक्ति आया तो ये समिति के काम में एक रोड़ा भी बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर छात्र के मन में होगा। अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो अपनी बात कैसे और कहाँ रखेगा? क्या प्रक्रिया को आसान बनाया गया है? हाँ, इसे जितना हो सके उतना आसान और सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई है। हर संस्थान को एक समता हेल्पलाइन शुरू करनी होगी। हेल्पलाइन? जी, और ये सिर्फ एक फोन नंबर नहीं होगा। आप अपनी शिकायत एक ऑनलाइन पोर्टल पर, ईमेल से या फोन करके, मतलब कई तरीकों से दर्ज करा सकते हैं। कोशिश ये है कि तकनीक का इस्तेमाल करके शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटाना आसान हो। हिम्मत की बात आपने कही और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर शिकायत करने वाले को ही निशाना बनाया जाता है। तो इस डर से निपटने के लिए क्या कोई इंतजाम है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी सवाल है। रेगुलेशन में इस पर खास ध्यान दिया गया है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है गोपनीयता का। प्राइवेसी का? बिल्कुल। शिकायत करने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। उसका नाम या कोई भी जानकारी किसी को नहीं बताई जाएगी। और अगर मामला बहुत गंभीर हो, जैसे कोई आपराधिक घटना, तो समिति सिर्फ अपनी आंतरिक जांच तक सीमित नहीं रहेगी। रेगुलेशन साफ कहता है कि ऐसे मामलों में संस्थान को तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी। अच्छा। ये सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया में देरी ना हो और मामला सिर्फ कॉलेज के अंदर ही, मतलब रफा दफा ना कर दिया जाए। ठीक है, तो शिकायत दर्ज करने और उसकी जांच का सिस्टम तो काफी मजबूत लग रहा है, लेकिन ये सब तो तब होता है जब घटना घट चुकी हो। क्या भेदभाव को होने से पहले ही रोकने के लिए, मतलब कैंपस के माहौल पर नजर रखने के लिए भी कोई व्यवस्था है? जी बिल्कुल। और रेगुलेशंस का जोर रोकथाम पर उतना ही है जितना के इलाज पर। इसके लिए 2 स्तरीय निगरानी तंत्र बनाया गया है। पहला है समता समूह, यानी इक्विटी स्क्वाड। इक्विटी स्क्वाड? ये नाम सुनने में थोड़ा पुलिस जैसा लगता है। क्या ये एक तरह की मॉरल पुलिसिंग टीम होगी जो कैंपस में घूमेगी? नाम थोड़ा भारी जरूर है, और ये चिंता भी स्वाभाविक है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन इसका मकसद पुलिसिंग नहीं, बल्कि निगरानी है। ये स्क्वाड हॉस्टल, लाइब्रेरी, कैंटीन, लैब्स, ऐसी जगहों पर नजर रखेंगे। ये वो जगहें हैं जहां छात्र आपस में सबसे ज्यादा मिलते जुलते हैं और जहां भेदभाव की घटनाएं होने की आशंका भी ज्यादा होती है। मतलब ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम हुआ? बिल्कुल। इनका काम किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि माहौल को समझना, संवेदनशील जगहों की पहचान करना और किसी भी गलत व्यवहार को बढ़ने से पहले ही रिपोर्ट करना है। और दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर और भी ज्यादा जमीनी है। हर डिपार्टमेंट और हॉस्टल में एक समता दूत, यानी इक्विटी एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा। अच्छा। ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि वहीं का कोई छात्र या शिक्षक हो सकता है। इसका क्या फायदा होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा है संवाद। देखिए, कई बार दूर दराज के गांव से आया एक छात्र सीधे डीन या समिति के पास जाने में हिचकिचाता है। उसे भाषा की, सिस्टम की जानकारी नहीं होती। सही बात है। ये समता दूत उस छात्र और प्रशासन के बीच एक पुल का काम करेगा। वो उसकी अपनी भाषा में, उसके अपने डिपार्टमेंट का एक जाना पहचाना चेहरा होगा, जिससे वो बिना डरे अपनी बात कह सके। तो हमारे पास शिकायत के लिए हेल्पलाइन है, निगरानी के लिए स्क्वाड और संवाद के लिए एम्बेसडर। ये तो काफी व्यापक व्यवस्था है। जी। लेकिन मान लीजिए किसी मामले में समता समिति ने कोई फैसला दिया और छात्र या कर्मचारी उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या उसके बाद सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? नहीं, अपील का अधिकार दिया गया है। अगर कोई समिति के फैसले से खुश नहीं है तो वो 30 दिनों के अंदर यूनिवर्सिटी के लोकपाल यानी ओम्बड्समैन के पास अपील कर सकता है। लोकपाल? जी। और ये समझना जरूरी है कि लोकपाल कौन होता है। वो यूनिवर्सिटी के कुलपति या डीन के अधीन काम नहीं करता। वो एक स्वतंत्र अधिकारी होता है, ताकि वो बिना किसी प्रशासनिक दबाव के मामले की निष्पक्ष समीक्षा कर सके। और क्या इस पूरी व्यवस्था पर भी कोई नजर रखेगा?
कहीं ऐसा तो नहीं कि यूजीसी ने बस नियम बना दिए और विश्वविद्यालयों को उनके हाल पर छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। यूजीसी ने एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी की व्यवस्था भी की है। एक राष्ट्रीय निगरानी समिति यानी नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। अच्छा। ये कमेटी देश के सभी संस्थानों से हर साल एक अनुपालन रिपोर्ट यानी एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट मांगेगी। मतलब हर यूनिवर्सिटी को साल के अंत में हिसाब देना होगा कि उन्होंने इन नियमों को कितना लागू किया, उनके पास कितनी शिकायतें आईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई। बिल्कुल सही। इससे जवाबदेही तय होगी। अब विश्वविद्यालय सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते कि हमने कमेटी बना दी है। उन्हें हर साल ये साबित करना होगा कि उनकी कमेटी काम भी कर रही है। ये पूरी व्यवस्था को सिर्फ कागजी होने से बचाता है। अब आते हैं सबसे कड़े सवाल पर। अगर कोई विश्वविद्यालय इन सब नियमों को गंभीरता से नहीं लेता या आनाकानी करता है तो क्या होगा? क्योंकि भारत में अक्सर नियम तो बहुत अच्छे बनते हैं, पर उनका पालन न करने पर। इस बार यूजीसी ने इस पक्ष को बहुत गंभीरता से लिया है। सजा के प्रावधान काफी कठोर है और उनमें कई स्तर हैं। सबसे पहली कार्रवाई हो सकती है कि उस संस्थान को यूजीसी की तरफ से मिलने वाली सभी योजनाओं और ग्रांट से वंचित कर दिया जाए। यानी पैसों की सप्लाई बंद। ये तो एक बहुत बड़ा झटका होगा किसी भी संस्थान के लिए। बिल्कुल। दूसरा, अगर संस्थान ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स चलाता है तो उसके उन प्रोग्राम्स की मान्यता रद्द की जा सकती है। और अगर इसके बाद भी संस्थान नहीं सुधरता तो सबसे बड़ा और आखिरी कदम उठाया जा सकता है। वो क्या है? उस संस्थान को यूजीसी की मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची से ही हटा देना। डी रिकॉग्निशन। एक मिनट, डी रिकॉग्निशन, इसका मतलब तो ये हुआ कि उस यूनिवर्सिटी की डिग्री की कोई कीमत नहीं रहेगी? जी। ये तो किसी भी संस्थान के लिए एक तरह से मौत की सजा है। क्या यूजीसी ने पहले कभी इतनी सख्ती दिखाई है? बहुत कम। ये एक न्यूक्लियर ऑप्शन है जिसे बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे नियमों में शामिल करने का मतलब साफ है। यूजीसी ये संदेश दे रहा है कि इस बार वो इन नियमों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। यह महज सुझाव नहीं है, ये अनिवार्य निर्देश हैं और उनका पालन न करने का अंजाम बहुत गंभीर होगा। तो अंत में ये सब अभी किस चरण में है? क्या ये सिर्फ एक प्रस्ताव है या ये लागू हो चुका है? नहीं, ये अब कानून बन चुका है। गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये नियम पूरे देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू हो गए हैं। लागू हो गए हैं? जी।